जय हिंद दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी। और मैं अंकित पांडे आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस थ्योरम और फिर उससे रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल। यस, तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। टॉपिक क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द passes through the per unit area or the passes through the electric field line in per unit area is called electric flux। तो जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक किसी भी शेप का कोई क्वाड्रेटल है और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस तरीके से। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और इसका फार्मूला बन जाता है ई डॉट डी। अगर इनका हम ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल क्या होता है? फाई ई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से हटा करके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाएं तो इसको हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, डी ए क्या है? यहाँ पर एक हम यूनिट एरिया कट करेंगे और इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी इसमें, या तो हम इसको ही टोटल डी ए मान लें। ठीक है, तो अब ये दूसरी बात होती है कि सर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ये चीज समझ लीजिएगा बढ़िया से। थीटा, जैसे कि मान लेते हैं कि यह व्हाइट बोर्ड आपका एक सरफेस है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास हो रही होंगी इस तरीके से, अंदर से आप समझिए ऐसे आ रही होंगी। तो जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा इस सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल फिक्स है, ध्यान सुनिएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा डेल्टा ए हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस हमने कहा कि जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक चीज पड़ी हुई है, ये सरफेस है। तो अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा, इधर। ठीक है, और अगर ऐसे रखा जाए तो इधर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा और इधर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो होता है क्या? थीटा। बात समझ में है? जैसे इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल वो क्या हुआ? थीटा। तो ये चीज समझ में आ गई कि थीटा किसके किसके बीच का क्रिएट एंगल है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां से ये हमारा एक साफ साफ फार्मूला बन करके आ जाता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। इनके कुछ केसेस हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कम मिलेगा, मिनिमम फ्लक्स कम मिलेगा, जीरो फ्लक्स कम मिलेगा। तो चलो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम फ्लक्स की, मैक्सिमम फ्लक्स की। तो मैक्सिमम फ्लक्स सब चीजें थीटा पर ही तो निर्भर है। अब बात समझिएगा कि अगर जैसे हमने फिर वही को लेना है, इसको ही हम मान लेते हैं कि ये प्लेन सरफेस है, इसी में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करानी है हमको। तो ये सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकले हैं, ऐसे। तो इस सरफेस से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, और जब सबसे ज्यादा निकल रही होंगी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब है कि आपका थीटा कितना हो जाए? 0 डिग्री। जीरो कैसे हुआ भैया? हमने कहा था कि आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस प्लेन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही निकल रही है, ऐसे। बात समझिए इस तरीके से। थीटा कितना क्रिएट हुआ? जीरो। जीरो के ऊपर जीरा निकल रहा है, जीरा। तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो
फाई कितना हो गया, ई डॉट डी ए, डॉट नहीं लगा सकते, ई डी ए कर देते हैं, लगाने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हम बात करें मिनिमम, मिनिमम फ्लक्स की। मिनिमम फ्लक्स में क्या होगा, मिनिमम मतलब जीरो फ्लक्स, और मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो ही मिनिमम। थीटा हम क्या कर दें, 90 डिग्री। ओहो 90, बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं। क्या होता है, कहते हैं कि प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तब फ्लक्स बताओ। बच्चा क्या कर देता है, 90 कर देता है, थीटा और गलत हो जाता है। उसने कहा है प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर थोड़े कहा है, क्योंकि थीटा क्रिएट हुआ है एरिया वेक्टर के साथ। बात समझ, तो यहां पर क्या है, थीटा 90 किसके किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एरिया वेक्टर तो इनका फिक्स है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है। तो क्या इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक भी निकल रही है, नहीं, वो तो पैरेलल टू सरफेस हो गया, कहानी खत्म। थीटा कितना क्रिएट हो जाएगा, जीरो। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस 90, कॉस 90 बोले तो जीरो, तो सब कहानी क्या, जीरो। ये वाली कहानी जो हम बता रहे थे वो समझ पाए थे कि नहीं? देखिए थीटा 90 कब माना जाएगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो किसके, एरिया वेक्टर के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, फिर तो मैक्सिमम हो जाएगा फ्लक्स बाबू, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई ये हमारा सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे एक एक निकलेगी यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा। बस समझ रहे, ये चीज समझ लिए तो क्या है, बच्चा है सब, क्या है इसको परेशान करना। अब एक और भी कंडीशन होती है नेगेटिव की। नेगेटिव क्या हो जाए, आप कहाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड फंसा देंगे, आप समझिए कहाँ फंसा रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इधर के लिए निकाल रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर हो गया इधर, और हम उधर उल्टा भेजने लगे। तो जब उल्टा भेज देंगे तो अब थीटा कितना बनने वाला है, 180। बात समझो, तो एरिया वेक्टर है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उधर, थीटा कितना क्रिएट हो जाएगा, 180 डिग्री। तो व्हेन थीटा क्रिएट 180 डिग्री, देन आपका फ्लक्स क्या होने वाला है, ई डी ए कॉस एक्स और सी। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहां से फाई ई कितना बन जाएगा, माइनस का ई डी ए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए तो। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लेक्स के बारे में और पता है, और थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं इसके बारे में, देखें क्या कहना चाहते हैं ये। आँखें कहती हैं बैठे तो मेरे रूबरू तुझको। तो देखा जाए कि हम अभी बात कर रहे थे फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ओके। अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन प्रति कूलम। इसका क्या होता है, एरिया वेक्टर का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन के तैयार हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दूसरा भी एक इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट मीटर, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो दूसरा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट मीटर। एक बार चेक किया जाए, न्यूटन किसका लिखा जाता है, फोर्स का, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, रहने दो, कौन इतना दिमाग लगे, ठीक है। अब अगर हम डायमेंशन फार्मूले की बात करें, डायमेंशन फार्मूला, तो वो हम वहाँ से ढूंढेंगे। न्यूटन का क्या होता है, m/t-2, मीटर का L2, कूलम का 80, क्यू बराबर 80 होता है, तो कूलम का 80 हो जाएगा। इनको उठा के ऊपर रख लो, तो ml t-3, देखो
और इनको भी 3 लिखने हैं, इनसे मल्टीप्लाई करें और a-1, ये इनका क्या हो गया, डिमेंशन फार्मूला हो गया बेटा। समझ में आया कि नहीं बात, आई हो तो नोट कर लीजिए। तो अगला इसी के साथ में एक टॉपिक लग करके आता है गॉस थ्योरम। क्या होता है बेटा, गॉस थ्योरम। यहाँ लिखा है, जहाँ लिखो आपका बोल, गंदी बात, पूरी गंदी बात, गॉस थ्योरम। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गॉस थ्योरम ने भी भैया फ्लक्स के बारे में ही चर्चा करी थी और इसका फार्मूला लिखा था फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अभी जो हमने फाई पढ़ा था वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर और दूसरा एरिया पर। लेकिन गॉस भाई साहब ने बताया कि आपका केवल फ्लक्स निर्भर करेगा किस पर, केवल चार्ज पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट। बात समझ रहे ना। गॉस थ्योरम ने इस फ्लक्स को बहुत ही इजी कर दिया, बस कंडीशन ये रख दी कि आप गॉस थ्योरम वहां अप्लाई कर सकते हैं जहां पर 3D कंडीशन बन रही हो। गॉस थ्योरम सर्कल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, स्फेयर में अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ रहे। गॉस थ्योरम को हम कोन में अप्लाई कर सकते हैं, कोन इज अ 3D डायग्राम। सिलेंडर में अप्लाई कर सकते हैं 3D डायग्राम। और भी एक कंडीशन बताएं कि चार्ज जो है हमेशा किसी सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होगा। अगर बाहर रखा होगा तो वहां पर जो फ्लक्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्लक्स की। तो यूनिट इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया, किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस में, इनक्लोज कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, सरफेस के अंदर की बात हो रही है। अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है तब फ्लक्स गॉस थ्योरम नहीं माने, कहेंगे ना ना गंदी बात। तो किसी भी इनक्लोज सरफेस में जो उसका नेट चार्ज होता है वह उसके 1/एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, सिंपल। किसी इनक्लोज सरफेस में रखा हुआ चार्ज उसका जो 1/एप्सिलॉन नॉट होता है उसके मल्टीपल के बराबर होता है कौन, फ्लक्स। इसी को ही गॉस थ्योरम कहते हैं। नोट्स अगर आपको मान लो चाहिए हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन लिखेंगे, छोटी छोटी बातें लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग आज के जनरेशन के बच्चे स्क्रॉलिंग करने वाले, तो फिजिक्स कहाँ समझ में आएगी जब स्क्रॉलिंग वाले वीडियो देखोगे। 3-3 मिनट में क्या फिजिक्स समझेंगे आप। तो 15-20 या 25-30 मिनट का वीडियो एक टॉपिक को क्लियर करने में बेहतरीन तरीके से उसमें लग जाते हैं बेटा, समझा करिए आप। तो ये हो गया इसका फार्मूला, सिंपल सा। हाँ, बात कर रहे थे डेफिनेशन अगर देखनी है, मान लो इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, या थोड़े दिन में जो है ऐप जनरेट होकर के आ जाएगा तो आपको प्ले स्टोर पर बता दिया जाएगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं और डाउनलोड करके वहाँ से फ्री में आप जो है नोट्स बना सकते हैं बगैर पैसा खर्च किए हुए। पैसा नहीं खर्च होने देंगे किसी का। हाँ, तो फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट जान के कहाँ से आया, कैसे आया। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ चाहिए हमको, बगैर प्रूफ के कुछ नहीं। मान लेते हैं कोई एक गॉसियन सरफेस है और इसका छोटा सा एरिया वेक्टर हम कट कर लेते हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर ये, जिसका डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगा, और यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस क्या है, आर है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ तो होगा, और हम एक छोटा सा एरिया तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि फाई ई बराबर, तो फार्मूला तो हम पीछे वाला ही अप्लाई करेंगे, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए थीटा कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है 0 क्योंकि साथ में ही है। तो कॉस 0 कितना, 1 ई डी ए आया इतना, फाई बराबर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए अगर हम बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इंटीग्रेशन करवा दें इसका, साथ में लिखते रहे,
गोला इंटीग्रेशन के ऊपर जब लग जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इंटीग्रेशन हो रहा है किसी इनक्लोज सरफेस के लिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर बनेगा कि नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो जो चीज़ें कांस्टेंट है भाई ये तो एकदम कांस्टेंट है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्यू भी कांस्टेंट है, रेडियस थोड़े बढ़ा दोगे आप इसका। और डी ए है क्या, ये एक स्फेयर है, स्फेयर है ना ये। तो स्फेयर के लिए डी ए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये और ये निपटा लो, ये और ये निपटा लो। अरे ये क्या, हमको तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट मिल गया, यही तो हम ढूंढने चले थे। मैं ढूंढने को ज़माने जब फ्लक्स निकला। तो यहाँ पर आपका ये फ्लक्स भी क्लियर हो गया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, एक चीज हम ये बताने वाले थे आपको कि अगर हम चार्ज को बाहर रख दें तो फ्लक्स जीरो क्यों हो जाता है, नाराज क्यों हो जाता है फ्लक्स। तो हम देखते हैं क्यों नाराज हो जाते हैं, इसका भी कारण आप जान लीजिए। मेरी नाराजगी का कारण क्या है बताओ जरा। हमने कहा थोड़ा ठहरो, बताते क्या है, निपटा ही देते हैं। जैसे कि हमारा कोई स्पेयर है, मान लेते हैं कोई भी स्पेयर, आप इस यहाँ पर सिलेंडर ले सकते हो, कोई भी 3D डायग्राम ले सकते हो। मान लेते हैं चार्ज हमने यहाँ रखा है पॉजिटिव, अब ये एक लाइन क्यों लेते हैं इसकी, ये चार्ज क्या होगा, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी, यहाँ से मान लेते हैं यूनिट वेक्टर एरिया, और यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर एरिया ऐसे मान लेते हैं, जिसका डायरेक्शन इधर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। मतलब एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ। यहाँ आते हैं, देखो इधर वाले का तो एरिया वेक्टर इधर होगा ना, ये बात समझिए, स्फेयर है इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा। तो जब इधर होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो तो भैया अपने रास्ते सीधे ही भागेगा, वो थोड़ा इनके साथ दोस्ती निभाने इधर घूम चलेगा। तो यहाँ फ्लक्स कितने बन रहे हैं, फ्लक्स बन रहे हैं दो, फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। तो फ्लक्स बने, तो फाई वन कितना है, फाई वन इसको फाई वन मान ले, ई डी ए कॉस 180 प्लस ई डी ए कॉस जीरो। हाँ करो, वहां तो जीरो बन रहा है ना। तो ई डी ए कॉस 180 बोले तो -1, और ये कितना बनेगा, यही बनेगा। तो माइनस का ई डी ए प्लस का ई डी ए, और ये हो गया जीरो। यही तो ढूंढने निकले थे। तो मतलब अगर चार्ज किसी भी इनक्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है तो उसका फ्लक्स जीरो क्यों होता है, हमने आपको स्पष्ट यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, सोच रहे वो भी निपटा ले, का है जो है चक्कर में पड़े। अगले वीडियो में फिर जो है तुम देखोगे, थोड़ा स्पीड स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट्स वोट्स थोड़ा बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा। हेडिंग है कि डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या है मतलब, हमको कूलॉम्स लॉ का फार्मूला प्रूफ करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। देखते हैं कैसे प्रूफ। वही डायग्राम पुराना, स्पेयर है ये, एक एरिया वेक्टर यहाँ से छोटो सो कट कर लेते हैं, जिसका जे होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इधर रेडियस होगा आर, चार्ज होगा क्यों। तो अब वी नो दैट, क्योंकि इतनी देर से पढ़ चुके हैं तो इतना तो जान ही गए होंगे कि जो फाई ई होना है, फाई ई वो क्या बनेगा, ई डी ए कॉस जीरो होना है। यस, तो कॉस जीरो जान ही गए होंगे ना, क्यों जीरो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर निकाला जाए, यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, हम लिखते हैं डिड्यूस ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमको कूलॉम्स लॉ डिड्यूस करना है। कूलॉम्स लॉ होता क्या है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर 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 ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मत छेड़िएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प ऑफ गाउस थ्योरम। तो फाई की जगह क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी ए। और जहां हम लगा देंगे जे वालो सिंबल, तो इसमें हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डीए का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बच्चों? अभी हमने आपको बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना होने वाला है, इसको इधर भेज दीजिए आप। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कह रहे हो आप। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन थोड़ा ढंग से लिख लें। तो ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया? कूलॉम्स लॉ थोड़े है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बेटा। अब आएगा कूलॉम्स लॉ का फार्मूला, इसको हटा दे। ऐसे रोक करके नोट कर लीजिएगा, उसमें क्या है, टेंशन कहाँ ले रहे हो? यार ये सर तो आपका नहीं, तुरंत हम लिखेंगे। हम्म। तो फिर हम कहेंगे कि हम जानते हैं फार्मूला एफ बराबर ई इंटू क्यू नॉट। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ बराबर क्या बन जाएगा? ई का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया कूलॉम्स लॉ, जिसको हम प्रूफ करने चले थे हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम से। तो कल हम चर्चा करेंगे इसके न्यूमेरिकल की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जय हिंद, मिलते हैं कल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ में और इसके न्यूमेरिकल के साथ।